गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव कुमार पाठक। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है वो है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम लोग 10th की बात करते हैं तो 10th में जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसमें ये बताया गया था कि जो बेसिकली कौन कौन से प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे कि बात करते हैं न्यूट्रिशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात की, जैसे हम लोग ब्लड सर्कुलेशन की बात किए थे। उसके बाद एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब पढ़े थे। तो वैसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, ये भी हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रिस्पायरेशन करेगा, यानी ब्रीदिंग करेगा। ये सब सारे प्रोसेस हैं, लेकिन हम लोग सारे की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे में एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग मेन फंडामेंटल फीचर की बात करते हैं कि अगर ये प्रेजेंट होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। तो एनसीईआरटी बोलता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नेसेसरी है। अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो फर्स्ट है वो है हमारा ग्रोथ को बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसमें ग्रोथ होगा। जो सेकेंड है वो है रिप्रोडक्शन, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जो थर्ड है वो मेटाबॉलिज्म। सारे चीज को डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें मेटाबॉलिज्म भी होता है। और जो फोर्थ है कॉन्शियसनेस एंड फिफ्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? फर्स्ट ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ कॉन्शियसनेस एंड फिफ्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन सा ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। लेकिन देखिए, इसे जानने से पहले ये जानिए, ये जो हमारा ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो है हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर यानी हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ही, यानी इसमें कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट होंगे। क्या एक्सेप्शंस होते हैं? यानी जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी कभी कभी ग्रोथ को शो करते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो रिप्रोडक्शन है ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें ही। एग्जांपल्स के लिए बात करते हैं, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्ट्राइल कपल होते हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो हम लोग रिप्रोडक्शन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ है रिप्रोडक्शन, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ये दोनों प्रेजेंट होगा तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। हाँ, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दोनों होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। यानी सिर्फ हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये नहीं बोलेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर ये नहीं शो करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, यानी ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इनमें कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट होंगे। लेकिन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, बात करते हैं, और जो लास्ट है वो हमारा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो ये जो तीनों है ये डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर यानी हम लोग मेटाबॉलिज्म के बेसिस पर, कॉन्शियसनेस के बेसिस पे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिनमें ये तीनों नहीं होगा। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कॉन्शियसनेस है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ग्रोथ क्या है, सारे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है वो हमारा ग्रोथ कैसा फीचर है? नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं। तो देखिए, ग्रोथ क्या है अगर हम लोग बात करते हैं, ग्रोथ क्या है? अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि देखो ये जो मटेरियल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ग्रोथ कर रहा है, अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए ये ग्रोथ कर रहा है, तो दिमाग में एक ही चीज आएगा कि इसका साइज बढ़ रहा होगा, इसका वेट बढ़ रहा होगा, या फिर इसका नंबर बढ़ रहा होगा। यानी इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज,
इंक्रीज इन वेट यानी बॉडी मास की बात कर रहा है। अगर ये तीनों चीज है तो क्या है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर अगर हो रहा है तो ग्रोथ कर रहा है ऑर्गेनिज्म। अगर साइज उसका इंक्रीज हो रहा है तो भी ग्रोथ कर रहा है, और साइज इंक्रीज, मास इंक्रीज हो रहा है यानी वेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, ग्रोथ कर रहा है। देखते होंगे एक छोटा सा प्लांट जो होता है वो जब बड़ा होता है तो बोलते हैं इस प्लांट में ग्रोथ हुआ है। तो कैसे बोले, क्योंकि उसका साइज बड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रूट्स की बात करते हैं, कोई फ्रूट छोटा रहता है, जब वो फ्रूट्स बड़ा होता है तो बोलते हैं कि इसमें ग्रोथ, इसका जो फ्रूट्स है वो ग्रोथ कर गया, यानी उसकी वेट में चेंजिंग आए हैं। क्या चेंजिंग आया, यानी इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं उसके साइज में चेंजिंग आए हैं, तो ये सब क्या है, ग्रोथ का फीचर्स है। देखो नेक्स्ट जो है, जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल कहने का मतलब एक बार ग्रोथ हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि फिर वो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, यानी इनिशियल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। सपोज दैट ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो गया है, ग्रोथ हो गया है, तो इसका जो साइज इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं कुछ समय के बाद इसका साइज फिर छोटा हो जाएगा। यानी ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, साथ में परमानेंट प्रोसेस है, यानी एक बार ग्रोथ हो गया तो परमानेंटली रहेगा। अब सभी सुने हो क्या कि जो छोटा बच्चा है वो ग्रोथ किया और फिर 2 साल या फिर 10 साल या 20 साल के बाद फिर छोटा हो गया, ऐसा नहीं सुने होंगे, क्योंकि एक बार ग्रोथ हो गया तो परमानेंटली रहेगा। क्लियर। जो नेक्स्ट है, अब बात आती है कि ग्रोथ होता क्यों है। तो ग्रोथ जो है वो रिजल्ट है मेटाबॉलिज्म का। तो अब देखो मेटाबॉलिज्म आप लोग को नहीं पता है तो हम लोग नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे, यानी जब रिप्रोडक्शन के बाद मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे तो वहां पता चल जाएगा। यानी जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो ग्रोथ होगा, और मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो ग्रोथ क्या होगा, अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। जो हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगा, चाहे वो बॉडी के अंदर से होगा या फिर बॉडी के बाहर से होगा। ठीक है, ग्रोथ हमेशा 2 ही जगह से हो सकता है, बॉडी के अंदर से या फिर बॉडी के बाहर से। तो जो बॉडी के अंदर से ग्रोथ होगा उसको हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, और जो बॉडी के बाहर से ग्रोथ होगा, कैसे होगा हम लोग बात करते हैं, जो बॉडी के बाहर से ग्रोथ होगा उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड, और एक्सट्रिंसिक में आउटसाइड की बात करते हैं। देखिए हम लोग इनसाइड कैसे होगा, आउटसाइड कैसे होगा। देखिए जब हम लोग जन्म लेते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, हम लोग का जो वेट होता है लगभग 2 से 4 kg इसी के बीच में रहता है। ठीक है, 2 से 4 kg के बीच में, और जो साइज होता है वो बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उस बेबी में, उस चाइल्ड में ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के बाद वेट गेन कर लेता है, यानी अप्रोक्स 60 to 70 kg, 80 kg जो भी गेन करना हो। साइज की बात, हाइट की बात करते हैं तो 5 से 6 फीट ये होता है। तो ये जो ग्रोथ हुआ ना, ये बॉडी के आउटसाइड से नहीं हुआ, बॉडी के इनसाइड से, यानी इनसाइड में सेल का नंबर बढ़ा, सेल का मास बढ़ा, सेल का साइज बढ़ा, और फिर फाइनली हम लोग को रिजल्ट मिला, एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ जो नॉर्मल साइज का, यानी 5 से 6 फीट का। तो ये जो ग्रोथ हुआ है वो इनसाइड हुआ है, और किसी भी ह्यूमंस की बात नहीं करते, सारे एनिमल्स की बात करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो किससे होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इसका जो एग्जांपल्स है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं। हम लोग पहले बोले कि जो ग्रोथ होता है वो नॉन लिविंग भी शो करता है। कैसे शो करता है, देखिए हम लोग किसी रॉक की बात करते हैं, किसी पत्थर की बात करते हैं, या माउंटेन की बात करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी एक रॉक का पीस है, बहुत बड़ा पीस है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए। कितने समय के लिए, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल के लिए, 500 ईयर्स के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, इसमें देखने को मिलेगा जो इसका जो सरफेस है उस पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे बहुत लंबे समय में। हाँ, इस चीज को देखने के लिए शायद हम लोग जिंदा ना रहें, क्योंकि हम लोग 500 साल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये, तो इसमें क्या हुआ, जो इसका जो साइज, पहले ये साइज था, इसका मास दूसरा था, लेकिन अब जो इसका साइज है वो कौन सा साइज है, ये साइज हो गया, यानी इसके साइज इंक्रीज हुआ है। जब साइज इंक्रीज हुआ है तो मास भी इंक्रीज हुआ होगा, और साइज का इंक्रीज करना और मास का इंक्रीज करना क्या कहलाता है, ग्रोथ। तो ये भी ग्रोथ किया है ये क्या, रॉक। तो बताइए जो रॉक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या,
तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं ग्रोथ इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये भी ग्रोथ को शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, क्या कहलाता है ग्रोथ। इसका साइज भी इंक्रीज करवाएं, मास भी इंक्रीज करवाएं। हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग सिर्फ इसको लंबे समय के लिए छोड़ दिए। तो क्या ये ग्रोथ ये शो कर रहा है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये तो हम लोग देखो, तो यहाँ जो ग्रोथ हुआ है ये बॉडी के अंदर से नहीं हुआ है, बॉडी के बाहर, यानी जो सरफेस था उस पर डस्ट पार्टिकल क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ बहुत लंबे समय में, और एक्यूमुलेट होने के बाद इसका साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हुआ तो मास भी बड़ा हो गया, तो ये ग्रोथ कहलाया, और ये ग्रोथ है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक वुड का पीस लो, जो लकड़ी का टुकड़ा लो, उसको क्या करो, ये नॉर्मल समझो कि हम लोग लकड़ी का टुकड़ा लिए हैं, तो ये तो नॉन लिविंग है, ठीक है। इसको हम लोग रात भर के लिए वाटर में डाल देते हैं, पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोएंगे, सुबह उठकर देखेंगे तो थोड़ा सा तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी इसका वेट भी ज्यादा होगा और इसका साइज भी ज्यादा होगा। तो इंक्रीज इन साइज क्या कहला रहा है, ग्रोथ। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं। यानी ग्रोथ जो है, ग्रोथ के बेसिस पे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं ये जो मटेरियल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। हाँ, लेकिन ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है और नॉन लिविंग भी शो करता है, ठीक है। चलिए, एक्सटेंसिव ग्रोथ का एग्जांपल क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल है, अगर वो ग्रोथ शो कर रहे हैं तो कैसा ग्रोथ शो करेंगे, एक्सटेंसिव, यानी बॉडी के आउटसाइड से ग्रोथ होगा। क्लियर। हम लोग अगेन ग्रोथ को दो भाग में बांटे हैं। जो फर्स्ट है वो इनडिटर्मिनेंट, और जो नेक्स्ट है सेकेंड डिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट कहने का मतलब है अनलिमिटेड। जैसे हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड टॉक टाइम, यानी जितना मन हो उतना बात करो। उसी टाइप से यहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो अनलिमिटेड होगा, यानी इसका कोई लिमिट नहीं होगा, वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा, यानी कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है सो कर रहा है। इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, एज फिक्स नहीं है, या कोई पीरियड फिक्स नहीं है। बात किसमें होगा जी, प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स देखो, जब भी क्या होता है, प्लांट जब ग्रो करता है, जब तक वो डेथ उसका नहीं होगा, नेचुरली डेथ नहीं होगा, जब तक वो जिंदा है तब तक वो ग्रोथ करेगा। कैसे करेगा, इस प्लांट से, ये प्लांट्स में क्या हुआ, ब्रांचेस निकले, ये ग्रोथ कर गया। कुछ समय के बाद ये ब्रांचेस टूट जाएंगे, फिर वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। कब तक करते रहता है, जब तक ये सरवाइव कर रहा है, जब तक ये जिंदा है। अगर इसका डेथ हो जाएगा तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसमें जो ग्रोथ है वो फिक्स नहीं है, इसमें ग्रोथ फिक्स नहीं है, कंटिन्यू करते जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो अनलिमिटेड, जो अनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, उसके एग्जांपल्स क्या होंगे, प्लांट्स। जो नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट, यानी लिमिटेड। हम लोग अपनी बात करते हैं, जो हम लोग ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, बॉडी के इनसाइड से ही जो ग्रोथ होता है, तो क्या हम लोग 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट क्या पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं? नहीं। हम लोग एक नॉर्मल हाइट को जब गेन कर लेते हैं तो हमारा ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। यानी अगर हम लोग हैंड्स की बात करते हैं, कोई भी ऑर्गन की बात करते हैं, हार्ट है, हार्ट क्या है, 300 ग्राम का ही है, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। वो ग्रोथ किया है क्योंकि जब जन्म लिए तो छोटा था, लेकिन जब हम लोग एक एज एडल्टहुड में आए तो क्या हुआ, 300 ग्राम का हो गया। तो 300 ग्राम का हुआ तो ऐसा नहीं है कि जो अभी अपनी बात करते हैं 26 साल की उम्र में क्या है, 300 ग्राम का हार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि 60 साल की उम्र में 5 kg का हार्ट हो जाएगा। वो हमेशा लाइफ टाइम ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो ह्यूमंस में जो डेवलप ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। यानी फिंगर का साइज, इसका भी एक लिमिट है, ये भी एक लिमिट वे में ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि जो थंब है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और जो लास्ट फिंगर है वो क्या है, छोटा ही रह जाएगा। हर चीज का क्या है, ये लिमिट वे में ग्रोथ करता है। तो जो डिटर्मिनेंट ग्रोथ या फिर लिमिटेड ग्रोथ है वो कौन, इसके एग्जांपल्स कौन होंगे, एनिमल्स। ठीक है। हम लोगों ने अभी ग्रोथ के बारे में देखा। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है वो भी हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। मींस रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो देखो, ये जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, किसी की भी बात करते हैं, वो क्या करता है, नंबर का इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की बात करते हैं, कोई बैक्टीरिया, फिर अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा क्या करेगा, ये जब रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने नंबर को क्या करेगा, बढ़ा रहा है। यानी इंक्रीज इन नंबर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और इंक्रीज इन नंबर क्या था, ग्रोथ भी था। ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं
उनमें जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है दोनों सेम ही होते हैं, मतलब सेम जैसे ही होते हैं। अगर वो ग्रोथ कर रहा है यानी वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, तभी ग्रोथ हो रहा है, और अगर वो रिप्रोडक्शन किया है यानी वो ग्रोथ किया है। दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं, दोनों वर्ड सेम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। यानी इंक्रीज इन नंबर रिप्रोडक्शन भी कहलाता है और इंक्रीज इन नंबर वहां ग्रोथ भी कहला रहा था। देखिए अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि अगर ये जो नॉन लिविंग है इसको हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं या फिर कितने समय, लंबे समय के लिए छोड़ो, तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अपने जैसा ये कॉपी को प्रोड्यूस करेगा। हाँ, अभी मत सोचना सर 1 से 2 तो हो गया, ये नहीं है, ये दूसरा चीज है। ठीक है, ये खुद से नहीं किया है, हम लोग एक्सटर्नली करवाए हैं। तो देखिए ये जो नॉन लिविंग का क्या है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो फिर सर इसमें एक्सेप्शंस कैसे हो गए? तो जो रिप्रोडक्शन है जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर में रख रहे हैं? इसलिए नहीं रख रहे हैं कि देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। हमारे अगल बगल आपके सोसाइटी में होंगे जिनके बच्चे नहीं होंगे, जो बच्चे पैदा करने में कैपेबल नहीं है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, किसी कारण से भी हो सकता है। सपोज दैट ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, बहुत से कारण हैं। तो क्या वो जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, लिविंग है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको नॉन लिविंग बोल दिए। तो रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बात करते हैं तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रायल कपल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूल। म्यूल क्या है? म्यूल जो है हॉर्स और डंकी का प्रोडक्ट है। ये भी क्या करता है? ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वर्कर बी, जो हनी बी होते हैं उनमें 3 कैटेगरीज के हनी बी होते हैं। कौन कौन? क्वीन, जो एक रानी होंगी, और 100 से 200 ड्रोन होंगे, और जो रेस्ट ऑफ दी यानी जो बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेंगे उसको हम लोग वर्कर बी बोलते हैं, यानी काम करने वाली मधुमक्खी। तो इन लोग भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है। ठीक है, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे है नॉन डिफाइनिंग फीचर, समझ गए? चलिए नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखो कोई भी वर्ड हो ना, बायोलॉजी का पहले ही बता चुके हैं, अगर ए लग जाए उसका मतलब नोट होता है। यानी सेक्सुअल में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फ्यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मीन्स यूनियन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 डिफरेंट गैमेट्स। और जो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन को, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, वो क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब बात आती है कि सर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा? यहाँ पर हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 गैमेट्स बन रहे थे, 2 गैमेट्स बन रहे थे, वो सेम इंडिविजुअल ही बना सकता है और 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ही बना सकते हैं। लेकिन ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स में कैपेबिलिटी होता है कि वो रिप्रोड्यूस करके नए प्रोजेनी को तैयार कर सकता है। इसमें क्या है? 2 टाइप्स के गैमेट्स का रिक्वायरमेंट है, और इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बाई पेरेंटल का मीन्स 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि सर 2 पेरेंट्स, अर्थवॉर्म जो है उसमें तो एक ही पेरेंट्स होते हैं। तो देखिए 2 पेरेंट्स कहने का मतलब 2 टाइप्स के गैमेट्स चाहिए। उनको ये मतलब नहीं है कि 2 अलग अलग इंडिविजुअल वो गैमेट्स बना रहे हैं या फिर सेम इंडिविजुअल वो गैमेट्स बना रहे हैं, इनको सिर्फ 2 टाइप्स के गैमेट्स चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? इनके जो पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट्स में रिक्वायरमेंट कैपेबिलिटी होता है कि वो नए प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नए ऑफस्प्रिंग को बना सकते हैं। जैसे अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसा नहीं बोले हैं कि ये जो है अमीबा है, एक और अमीबा के साथ आएगा, कॉपुलेशन करेगा, तब 2 अमीबा का फॉर्मेशन करेगा। नहीं, ये अमीबा, जो ये अमीबा है, जो ये पेरेंट बॉडी है, 2 भाग में टूट गए हैं।
ये क्या है, बाइनरी फिजन हो गए, बाइनरी फिजन ही होता है, फिजन हो गया। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें बहुत सारे आएंगे, कौन कौन आएंगे बताओ। बर्डिंग होगा, बर्डिंग किस में होगा, ईस्ट में होगा। और होते हैं बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है, बायोस्पोर्स फॉर्मेशन। तो ये जो टॉपिक है हमारा 12th का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये सारे चीज को डीपली में देखेंगे, डीपली देखेंगे कि जो बर्डिंग कैसे होता है, किस में होता है, गेम्यूल्स का फॉर्मेशन किस में होता है, फिर जो फ्रेगमेंटेशन है वो कैसे होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिजन, मल्टी फिजन किस में होता है। तो यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, लेकिन ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, इस बेसिस पे हम लोग रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर बोले। क्लियर। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इसका एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी होता है उनमें दो पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, मदर एंड फादर। चलिए, ये हमारा हो गया नॉन डिफाइनिंग फीचर। यानी जो हमारे नॉन डिफाइनिंग फीचर थे कौन कौन थे, ग्रोथ था और रिप्रोडक्शन था, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। अब जो पढ़ेंगे हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों फीचर्स हैं वो डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब इसमें कोई भी एक्सेप्शंस प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं। यानी अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है किसी बॉडी के अंदर तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये मत सोचना कि सर आप इसको अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बोल रहे हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मेटाबॉलिज्म होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको आंख मूंद कर टिक मार देना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कॉन्शियसनेस शो करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। सर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखिए, अभी के समय जस्ट अपनी बात कर रहे हैं, इस टाइम की बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी में या फिर आपके ही बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन चल रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन चल रहे हैं। कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। तो जितने भी रिएक्शन है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को मिला लेते हैं। जितने भी टाइप्स के रिएक्शन है, जितने भी रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो डिफिनेशन की बात करते हैं, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन विच अकर इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। यानी जितने भी रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी में, वो बायोलॉजिकल हो या फिर केमिकल हो, वो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब रिएक्शन हो रहा है तो ये 2 टाइप्स का होगा। कैसा होगा, रिएक्शन में कुछ बनेंगे या फिर कुछ बिगड़ेंगे या कुछ टूटेंगे। बिगड़ेंगे करेंगे मतलब टूटेंगे, यानी रिएक्शन में कुछ चीज का कंस्ट्रक्शन होगा या फिर डिस्ट्रक्शन होंगे। यानी ये जो रिएक्शन जो है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव होंगे। कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब कुछ चीज का कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ चीज बनेगा। डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब कुछ चीज बिगड़ेगा, टूटेगा। ठीक है, ये 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन को, जिसमें कुछ बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। जब कुछ चीज बनता है, अगर बिल्डिंग की बात करें, किसी चीज की बात करें, तो सिंपल मटेरियल से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है कैसे। देखो, जब हम लोग बिल्डिंग ही बनाएंगे तो ईंट पे ईंट रखेंगे, उसमें सीमेंट्स होंगे, सैंड होगा, गिट्टी हो गए, ये सब सारे स्ट्रक्चर मिलकर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, यानी कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होते हैं हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो जो एमाइनो एसिड है मिलकर क्या चीज बनाएंगे, प्रोटीन। यानी ये सिंपल मटेरियल है, क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का। ये किस में आएगा, एनाबॉलिज्म में। कैसा रिएक्शन है, कंस्ट्रक्टिव, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो सिंपल फॉर्म में आता है। यानी बिल्डिंग बन के तैयार है, अब ये टूटेगा, यानी इसको छोटे छोटे भाग में लाएंगे। तो क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, उसको हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ करके ईंट के फॉर्म में, बालू ऐसे तो अलग नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से बालू को और सीमेंट को, लेकिन छोटे छोटे फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये जो क्या हुआ, ये डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी पूरे चीज टूटे हैं।
तो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाएगा। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो क्या होगा? प्रोटीन पहले से है, ये किसमें टूट गया? एमाइनो एसिड में। एमाइनो एसिड एक्चुअली ये नॉर्मली कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। यहाँ पर क्या होता है? एमाइनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर क्या होता है? जो प्रोटीन है वो एमाइनो एसिड में टूटा, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो ये जो हमारा रिएक्शन हुआ, कौन कौन? कैटाबोलिज्म, सॉरी एनाबोलिज्म, और नेक्स्ट कैटाबोलिज्म, ये क्या कहलाएंगे? मेटाबोलिज्म। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं मेटाबोलिज्म क्या है? व्हाट डिफाइन मेटाबोलिज्म? तो एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? मेटाबोलिज्म। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, आप लोग दो डिफिनेशन बोल सकते हो, कौन कौन? ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन विच अकर इन आवर बॉडी, वो क्या कहलाएंगे? मेटाबोलिज्म। उसमें कैटाबोलिज्म हो गया, एनाबोलिज्म। अगर आप ये बोल देते हो कि बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म कलेक्टिवली नोन एज मेटाबोलिज्म, तो उनको पता, जो भी चेक करेंगे उनको लगेगा कि नहीं, इसको एनाबोलिज्म के बारे में पता है और कैटाबोलिज्म के बारे में पता है। तो दोनों डिफिनेशन कर सकते हो, ठीक है? चलिए, समझ गए? हम लोगों ने अभी मेटाबॉलिज्म की बात की है। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस है ये भी डिफाइनिंग फीचर है। इससे भी अगर कॉन्शियसनेस को है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर इसमें कॉन्शियसनेस हो रहा है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कॉन्शियसनेस होता क्या है? तो अगर हम लोग इसको डिफिनेशन की बात करते हैं, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी वो कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है। तो कैसे? तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमंस की बात करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल है, ठीक है? इस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है? इंक्रीज करके कितना किया जाए? अभी सपोज मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस होगा, इसको इंक्रीज करके 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए और फैन को भी ऑफ कर दिया जाए, तो क्या होगा? जो मेरा बॉडी है उसको क्या मिला? स्टिमुलस मिला। क्या स्टिमुलस मिला? कि गर्मी है, इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो गया? गर्म हो गया है। तो बदले में जो मेरा बॉडी है वो एक रिस्पॉन्स शो करेगा। क्या रिस्पॉन्स शो करेगा? कि पसीना बाहर आना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो स्वेटिंग है वो फास्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इसका ये कारण है कि हम अपने बॉडी को कूल डाउन करना चाह रहे हैं। तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे स्टिमुलस मिला तो मेरा बॉडी क्या किया? रिस्पॉन्स किया। तो ये जो है कॉन्शियसनेस है। तो ये जब ऐसा चीज शो करेगा, यानी स्टिमुलस जब मिलेगा उसका रिस्पॉन्स शो होगा, यानी एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, ये क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। तो हम लोग क्या किए? रिस्पॉन्स शो किए, तो रिस्पॉन्स शो किए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, चौक की। अगर इसी समय क्या हुआ था, जब रूम टेम्परेचर बढ़ा था, मेरे में चेंजिंग क्या आया कि पसीना बाहर आना स्टार्ट हो गया, स्वेटिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जितने भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया। क्या? क्यों नहीं चेंजिंग आया? क्योंकि वो रिस्पॉन्स देना चाह ही नहीं रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इन्वायरमेंट और उनके बीच में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर को हाई कर दो या कम कर दो, लो कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो रिस्पॉन्स करेंगे ही नहीं। इनको कितना भी क्यों न स्टिमुलस दे दो। तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। अगर ये लिविंग होते तो ये भी रिस्पॉन्स को शो करते, इनमें भी कॉन्शियसनेस होता। नेक्स्ट और बात करते हैं, किसी चीज की भी बात करो, समझे ना? हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं। सपोज डेट कोई पर्सन है मेरे साथ मजाक कर रहा है और पिन को चुभ हो रहा है, या फिर गर्म नीडल है उसको चुभ हो रहा है। देखेंगे कि अगर वो कैची का आया था, गलती से वो नीडल चुभा है, तो क्या करेंगे? वो सॉरी बोलेगा, इट्स ओके बोलकर मामला रफा दफा। लेकिन देखेंगे कि वो क्या क्या बार बार मजाक कर रहा है, तो ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, मजाक जो मजाक हो रहा है ज्यादा सीरियस है। तो हम लोग रिस्पॉन्स में क्या देंगे? एक दो चाटा लगाएंगे। तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। समझ में आ रहा है ना? बस ये तरीका थोड़ा अलग है, एग्रेसिव तरीका है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए, तो ये जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, ये दोनों के बीच में ये चीज चल रहा है, कौन? कॉन्शियसनेस चल रहा है। अगर इन्वायरमेंट में चेंजिंग आएगा तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंजिंग आएगा, और ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग आएगा तो इन्वायरमेंट भी चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? देखिए, जो इन्वायरमेंट होता है वो अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को,
और जो ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। ये दोनों एक दूसरे पे क्या इंटरलिंक्ड है, दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। ये अच्छा तो ये भी अच्छा, अगर ये अच्छा तो ये भी अच्छा, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, समझ में आ रहा है ना सराउंडिंग्स में। चलो ये हो गया रिस्पॉन्स की बात किए, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स यानी कॉन्शियसनेस की बात किए। तो अभी हम बोले कि हमको क्या आया, पसीना आया, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा था। तो वैसे ही कोल्ड डाउन होगा, यानी जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा तो इन लोगों में कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन मेरे में चेंजिंग क्या आएगा कि कोशिश कर ठंड लगेगी और हम अपने बॉडी को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने का, यानी ठिठुरन होगा। ठिठुरन होने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, अपने बॉडी को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, एनर्जी यानी बचाएंगे, कंजर्व करेंगे और अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करेंगे, नॉर्मल रखने का कोशिश करेंगे। तो देखो ये जो हो रहा था स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस मिला तो रिस्पॉन्स दिए, ये जो एनिमल्स की बात करते हैं ये जो होता है वो नर्वस सिस्टम के चलते होता है, यानी हमारा नर्वस सिस्टम इसको क्या कर रहा है, डन कर रहा है, जो रिस्पॉन्स देने का काम कर रहा है। कब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जब हमको स्टिमुलस मिल रहा है, तो ये कौन काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम। आप लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे स्टिमुलस के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में, रिफ्लेक्स आर्ट्स के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो ये सब कौन करता है, नर्वस सिस्टम। किसमें, एनिमल्स की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में आप लोग पढ़े होंगे टच मी नॉट प्लांट, लजवंती, ठीक है। आप छुओगे तो क्या हो जाएगी, शर्मा जाएगी, यानी जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में लजा जाना बोलते हैं कि लजा गई, ठीक है। तो उस प्लांट्स को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं लजवंती। इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। उसको हम लोग छूते हैं तो क्या करती है, सपोज दैट ये पत्ता है, ये छुए तो ये सिकुड़ जाएगा। तो इसमें जो रिस्पॉन्स हुआ, हम लोग छुए उसको, टच किए तो ये स्टिमुलस था, और जब स्टिमुलस था तो वो रिस्पॉन्स देंगे। क्या रिस्पॉन्स देंगे बताओ, वो अपने आप को क्या सिकुड़ा लेंगे। तो ये जो हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, बॉडी सरफेस के चलते, क्योंकि प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, वो बॉडी सरफेस से हो रहा है। तो जो प्लांट्स रिस्पॉन्स देता है वो किसके चलते, बॉडी सरफेस के चलते, और जो एनिमल रिस्पॉन्स देता है वो नर्वस सिस्टम। अब सर आप सिर्फ मिमोसा प्यूडिका की बात की और दूसरा कुछ बात कीजिए, और कुछ एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल एग्जांपल्स हो सकता है। हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, जो प्लांट अपने वाटर को लॉस करता है। अब 99% वाटर को लॉस कर देता है प्लांट, किसमें, ट्रांसपिरेशन में। क्यों इतना जो लॉस हो रहा है, वो क्या जरूरी है क्या, उसको अगर नहीं होता तो क्या दिक्कत था, पूरी तरह दिक्कत था। क्या दिक्कत था, प्लांट्स क्या हो जाता, उनका डेथ हो जाता, क्योंकि उनमें हम लोग का क्या है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल है, यानी जो एक बॉडी टेम्परेचर वो फिक्स है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी को क्या करना है, कूल करना है, और जो ट्रांसपिरेशन है वो कूलिंग डाउन का ही काम करता है। अगर कूलिंग डाउन नहीं होगा तो जितने भी प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो जल जाएंगे, ठीक है। तो जो प्लांट जो जितने भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसमें से 99% वो क्या करता है, लॉस कर देता है, किस फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। और ये नेसेसरी इविल है, यानी जरूरी है, ये जरूरी होना 110% नहीं होगा तो प्लांट का डेथ हो जाएगा। अगर सपोज दैट किसी प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है तो डेथ हो जाएगा, ठीक है। क्या डेथ हो जाएगा, क्योंकि कूलिंग डाउन नहीं होगा बॉडी का। चलिए हम लोग ये बात कर लिए कॉन्शियसनेस का, ये कैसा था, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर था। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा ही, हर अलग अलग लेवल पे। अगर सेल्स की बात करें वो भी रिस्पॉन्स शो करेगा, बैक्टीरिया की बात करें वो भी रिस्पॉन्स शो करेगा, सिंगल सेल की बात की है यानी बैक्टीरिया की, प्रोटोजोआ भी रिस्पॉन्स शो करेगा, प्रोटिस्टा भी रिस्पॉन्स शो करेगा, स्पॉन्ज भी रिस्पॉन्स शो करेगा, सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे पहले कि जो सिंगल सेलुलर्स होते हैं, जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, यानी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसमें बोल सकते हैं ये लिविंग मटेरियल। ऐसे सेल भी कुछ चीज से बने हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, इससे बने हुए हैं, यानी वो केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लिविंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो लिविंग स्ट्रक्चर में जो लिविंग मटेरियल है, जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो कौन है, सेल है। अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर है तो एक सेल्स की बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो नॉन लिविंग भी है, वो भी कुछ ना कुछ चीज का बना हुआ है, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हम लोग लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो कौन है, सेल है। ऐसे सेल सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी कुछ मटेरियल से बने हैं, लेकिन लिविंग मैटर की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सेल्स बनते हैं,
अगर लिविंग सिंगल सेलुलर है तो एक सेल से काम चलेगा, लेकिन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मल्टी सेलुलर। हम अपनी बात करते हैं तो हम लोग मल्टी सेलुलर, हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। यानी हर स्ट्रक्चर हर काम के लिए अलग अलग क्या है, ऑर्गन्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। लेकिन अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा जो है वो एक ही सेल से सारा काम करता है, रिस्पिरेशन का काम करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा। लेकिन हमारे लिए क्या है, सर्कुलेशन के लिए अलग है सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन के लिए अलग रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम क्या ऐसे ही बन गए हैं क्या? नहीं। सबसे पहले सेल्स हैं, जो हमारा भी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल्स है। जब बहुत सारे सेल्स मिले वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू। ये तो सारे आप लोग पढ़े हुए हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, टिश्यू है। तो इतना में भी काम नहीं चला। जब टिश्यू, बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन का। देखो, सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाए ये करेक्ट डिफिनेशन नहीं है कि ग्रुप ऑफ सेल है टिश्यू कहलाए, करेक्ट डिफिनेशन नहीं है। इसका दूसरा डिफिनेशन होता है जो हम टिश्यू पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। तो आप लोग सिर्फ ये याद रखो, ग्रुप ऑफ सेल है तो टिश्यू कहला रहे हैं, लेकिन ऐसे मोस्ट करेक्ट आंसर नहीं है। सिर्फ बोल दो कि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाते हैं। जो टिश्यू है, जो बहुत सारे ग्रुप में टिश्यू आए तो क्या फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन का। तो एक ऑर्गन से भी काम नहीं चलने लगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन चाहिए हम लोग का। लिवर एक का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिले तो क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम। चलो, जब ऑर्गन सिस्टम मिला, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तो एक ऑर्गेनिज्म का तैयार, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडिविजुअल का। तो देखिए, बुक सारा लिखेगा ऐसे ही, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। लेकिन मुझे लगता है ऑर्गेनिज्म लिखने से अच्छा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखते हैं, मल्टी सेलुलर। देखिए, ऑर्गेनिज्म तो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं सिंगल सेलुलर क्या है, वो भी ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब टिश्यू बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, तो जब भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो मल्टी सेलुलर ही होंगे। तो ये याद रखिएगा, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा वो होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ये भी कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनमें सेल्स होंगे। कोई जरूरी नहीं है सारा चीज हो, अगर ये है तो भी काम चलेगा, ठीक है। टिश्यू ग्रेड तक नहीं पहुंचे हो, ऐसे बैक्टीरिया की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, तो वहां तो टिश्यू नहीं है, तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? लेकिन कोई भी तो एक स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशन तो है ना। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वो काफी जटिल हो गया है, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो ये याद रखिएगा, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डिफाइनिंग फीचर है। ऐसे ये जो क्वेश्चन है उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बस आपको ये बेसिक नॉलेज के लिए। तो आज जो हम लोग पढ़े वो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जिसमें से 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कौन कौन था बता दिए, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा बेसिक था 11th का जो फर्स्ट है, यानी बोल सकते हैं ना बायोलॉजी का ये बेसिक है लिविंग, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग लिविंग मैटर, लिविंग स्ट्रक्चर का ही तो क्या स्टडी तो करते हैं। बायोलॉजी यानी बायोस प्लस लोगस, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते किसको है, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। जो हमारा नेक्स्ट है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।